आपने अपने थर्ड ईयर के बाद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में आपने इंटर्न किया एज एनालॉग डिजाइन इंटर्न। उसके बाद आपका पीपीओ वहां से रिजेक्ट होता है, फिर ऑन कैंपस हायरिंग में आती है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, वहां भी आपको रिजेक्शन मिलता है और उसके बाद आपका सिनॉप्सिस में हो जाता है। तो ये सारी स्टोरी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जो प्रोजेक्ट होता है तुम्हारा लाइक ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फिक्स नहीं रहता है कि अगर तुम एनालॉग से जा रहे हो तो तुमको एकदम बिल्कुल सर्किटल ही प्रोजेक्ट मिलेगा। सिनॉप्सिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक आपको सिनॉप्सिस और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के इंटरव्यू में कोई डिफरेंस मिला या फिर सिमिलर रहेगा? जिसमें ये होता है तुम्हारा वो लोग सीमॉस पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, सीमॉस डिवाइस फिजिक्स। If you are an electronics student and you want to get into VLSI industry, then this video is for you. So hello everyone, myself Dibyanand Tripathi, and in this video we have invited Ritika Jha Didi. She has been selected as an analog design engineer at Synopsys after two rejections. First rejection was that she didn't get PPO from Texas Instrument, where she interned as an analog design intern, and second one was the on-campus full-time opportunity where again she got rejected from Texas Instrument. So let's have a look on her journey. आजकल का जो एनवायरनमेंट है तो उसमें आजकल के जो स्टूडेंट हैं उनको ये लगता है कि सर्किल ब्रांच ज्वाइन करो, उसके बाद कोडिंग करो और आईटी सेक्टर में जॉब ले लो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप वीएलएसआई इंडस्ट्री में आपने जाने का डिसीजन लिया, तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन था? लाइक मेरे केस में ऐसा था कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो उस टाइम में मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। लाइक मैंने थोड़ा मोड़ा कोडिंग वाला भी पार्ट मतलब एक्सप्लोर किया, चीजें देखी। फर्स्ट ईयर में लाइक नॉट इन फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम के एंड एंड के टाइम से तो डेवलपमेंट वगैरह से स्टार्ट किया था, थोड़ी थोड़ी चीजें उधर से की। थोड़ा मोड़ा ठीक है, स्टार्टिंग में समझ भी आ रहा था कि हमारा होता भी है ना, सी का एक लैंग्वेज रहता हम्म। है तुम्हारा फर्स्ट ईयर के टाइम में, तो ठीक है वहां तक तो ठीक था। फिर सेकेंड ईयर से तुम्हारा स्टार्ट हुआ अपना ईटीसी वाला पूरा जो है, जितने भी चीजें हैं एनालॉग वगैरह वाली चीजें स्टार्ट हुई। फिर मेरा धीरे धीरे एक इंटरेस्ट, मुझे जो पर्सनली ऐसा लगा कि मतलब शायद अगर मैं इधर अपना करियर ये करती हूँ तो मैं बेटर ये कर पाऊंगी, मतलब इन कंपैरिजन टू कोडिंग। तो मेरे केस में ये मेरा बहुत ही पर्सनल ऐसा डिसीजन था कि मतलब मैं इस तरफ बेटर कर सकती हूँ, तो मैंने इसको ऑप्ट करा। आपने अपने थर्ड ईयर के बाद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में आपने इंटर्न किया एज एनालॉग डिजाइन इंटर्न। उसके बाद आपका पीपीओ वहां से रिजेक्ट होता है, फिर ऑन कैंपस हायरिंग में आती है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, वहां भी आपको रिजेक्शन मिलता है और उसके बाद आपका सिनॉप्सिस में हो जाता है। तो ये सारी स्टोरी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बता पाए। तो इंटर्नशिप के लिए जैसे नॉर्मली मतलब हम लोग सब प्रिपेयर करते हैं, मैंने भी एनालॉग और इसके लिए किया था। तो ठीक है, वहां पे इंटर्नशिप हुआ। जो प्रोजेक्ट होता है तुम्हारा लाइक एज सच कुछ बहुत ज्यादा फिक्स नहीं रहता है कि अगर तुम एनालॉग से जा रहे हो तो तुमको एकदम बिल्कुल सर्किटल ही प्रोजेक्ट मिलेगा। जैसे मेरे इंटर्न के लिए जो मेरे को टीम असाइन हुई थी वो ऑडियो की टेस्ट एंड वैलिडेशन की टीम थी, ठीक है। तो एज अ मेरा जो हुआ था वो तो एनालॉग इंटर्न की तरह ही हुआ था, बट वहां पे जाने के बाद ऐसा जो उतना कुछ फिक्स नहीं रहता है कि मतलब अगर तुम्हारा एनालॉग इंटर्न है तो तुमको जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो बिल्कुल स्पेसिफिक टू सर्किट ही होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है। वो थोड़ा मोड़ा वेरी हो सकता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कि तुमको कौन सी टीम मिल रही है, उस टीम के अंदर कौन से प्रोजेक्ट का भी रिक्वायरमेंट है, या फिर जो भी उनका अपना इंटरनल सीन रहता है उसके अकॉर्डिंग होता है। और फिर वहां पे जाने के बाद जो इवेल्युएशन का चीज है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। जब तुम्हारा एक महीना हो जाता है, जब तुम मिड ऑफ द प्रोजेक्ट में अप्रॉक्स होते हो और तुम्हारे मेंटर को ऐसा लगता है कि तुम अभी प्रोजेक्ट समझ चुके हो और तुमने कुछ चीजें की हैं और अभी मतलब वो एक बार वो देख के एक फीडबैक दे सकते हैं, तो वो मेंटर प्लस मैनेजर और टीम के जो कुछ लोग होते हैं वो लेके एक मतलब मिड रिव्यू की तरह चीज करते हैं, ठीक है। मेंटर तो वैसे तुम्हारा हर हफ्ते या फिर 2 दिन में 3 दिन में अपने उसके हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से तुमसे एक मिलते रहता है, तुमसे चीजें डिस्कस करते रहता है। क्योंकि बात ऐसा है कि देखो प्रोजेक्ट तो वो बहुत नया होता है, तुम पहले से बहुत चीजें जान नहीं रहे होते हो, तुमको उस टॉपिक के बारे में जानना पड़ता है। तुम रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे, तुम कोडिंग की अगर चीजें रिक्वायर्ड है तो अगर तुमको स्पेसिफिक वो चीज नहीं आ रही है तो कैसे सीखना, और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं वो लोग, मतलब हर पॉइंट पे वो तुम्हारे लिए होंगे। अगर तुम्हारा इवन मान लो तुमने 200 लाइन की कोड लिखी है, कहीं पे वो नहीं चल रहा है, तो मेंटर विल बी द पर्सन जो आके तुम्हारा कोड भी डिबग करेगा, तुम्हें आगे कैसे प्रोसीड करना है वो चीज समझाएगा भी। तो ये सब चीजें बहुत सही रहता है। फिर 2 महीने के बाद एक लाइक फाइनल वीक जब होता है तो एक तुम्हारा दो प्रेजेंटेशन होता है इन जनरल, वैसे ये टीम टू टीम वेरी करती है, मेरे केस में ऐसा था। एक प्रेजेंटेशन जो था वो टीम के अंदर होता है, जिसमें टीम मैनेजर और जो भी सीनियर मैनेजर तुम्हारे टीम के हैं वो होते हैं उसमें। तो वो तुम्हारी चीजें इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि मतलब कैसी चीजें जा रही है।
और उसके बाद एक पैनल बैठती है। उस पैनल में बेसिकली ऐसा होता है कि जो अदर टीम के लोग हैं उनके डायरेक्टर या फिर उनके जो सीनियर मैनेजर होते हैं उनको बिठा के एक पैनल बिठाई जाती है, जिसमें वो तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी देखते हैं, तुमसे क्वेश्चंस वगैरह भी करते हैं। तो उस जगह पे मतलब जाने के बाद थोड़ा शायद मतलब कह सकते हो कि इधर उधर शायद चीजें हुई, जिसकी वजह से मतलब वो प्रोजेक्ट जो मेरा प्रोजेक्ट था और जो मेरे पैनल में लोग आए हुए थे उनका इंटरेस्ट किस वे में अलाइन शायद नहीं किया उतना ज्यादा, जिससे कि मतलब प्रॉपर वो नहीं हो पाया। तो एक वो चीज जो मुझे फैक्टर लगता है जो लैक किया, वो एक और चीज वो चीज है। दूसरी, बहुत लोगों के केस में वैकेंसी का भी सीन होता है, मतलब अगर तुम्हारे टीम में उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो भी मतलब ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि तुमको मतलब उसके बाद पीपीओ कन्वर्जन ना मिले। तो ये दूसरी सीन होती है। और तीसरी जो एक और चीज मुझे फील हुई वहां पे जाने के बाद, कि तुम जिस टीम में काम कर रहे हो तुम्हारे मेंटर तुम्हारे मैनेजर कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, कितने वो चीजों को मतलब होता है कि वो कितना ज्यादा डिसीजन ले सकते हैं एज अ होल, वो थोड़ा मैटर करता है। तो ये चीजें रहती है। मतलब प्रोजेक्ट का कंप्लीशन तो एक पार्ट है जो तुम अपनी तरफ से फुल दे सकते हो, वो बिल्कुल तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम सीख सकते हो, चीजें अप्लाई कर सकते हो। बट मतलब कभी भी ये दिमाग में लेके जाना कि अगर मैंने प्रोजेक्ट खत्म किया है, मैंने चीजें की हैं, तो मुझे उसका कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा, ये थोड़ा सा मतलब जरूरी नहीं है कि वो चीज हो। तो ये चीज थोड़ा रहता है, ये तो मैंने फील किया वहां पे जाके। तो यहाँ हम्म। पे जब टीआई फिर एफटी के लिए आई, ठीक है, प्रिपरेशन वाइज अगर मैं बोलूं तो जब हम इंटर्न के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं, मतलब कॉलेज में हमें हमारे सीनियर्स रिसोर्सेस बताते हैं, हम चीजों को फॉलो करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है जो इंटर्न वाले लोग भी फॉलो कर रहे होते हैं, जो एफटी वाले फॉलो कर रहे होते हैं। हाँ, उनका कुछ टॉपिक्स थोड़ा वो ज्यादा, चूंकि वो जान चुके होते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो चुके होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा पता होता है। मतलब मोर और लेस सिमिलर सा होता है। तो हम्म। तुम्हारे जैसे चेयरमैन टी वगैरह है, हिमांशु भैया की बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, चीजें हैं, हम्म। उनका है, और भी बहुत सारे लोग हैं, रजावी है, तो उससे हम लोग मतलब पढ़ाई करते हैं। तो वो सब चीजें थी, तो वो हमने इंटर्न के टाइम में भी बहुत ज्यादा कर रखा था, इंटर्न के प्रिपरेशन के टाइम में जब हम करते थे। तो वो उससे मुझे एक थोड़ा तो एक हेल्प था। और जब मैं वहां पे थी मतलब टेक्सास में, जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, उस टाइम में प्रोजेक्ट चूंकि मेरा उतना ज्यादा एनालॉग ओरिएंटेड नहीं था, तो मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही थी अपने पढ़ाई वाली चीज को, क्योंकि मुझे एट सेम टाइम नई चीजें सीखनी है, उसको अप्लाई करना है, रिजल्ट लेना है, तो वो थोड़ा सा रहता है उस टाइम में, मतलब मैनेज कर पाना उतना ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हाँ, ये एक फैक्टर था। टीआई जब आई यहाँ पे तो हमारे पास अराउंड 20 डेज था, ठीक है, जितना मेरे से मतलब उस टाइम में हुआ, पहले की चीजें थी उससे हेल्प लेके and अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने किया। फिर अगर तुम सिलेक्शन की बात करोगे कि ठीक है उस इंटरव्यू में सिलेक्शन का, तो अगर तुमने किसी कंपनी से इंटर्नशिप कर रखी है, नॉट ओनली इन द केस ऑफ टीआई, अगर वो कोई भी कंपनी होगी, तो एक तो पहली बात है कि अगर सेम कंपनी वाले तुम्हें फिर से इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर उनका जो वे ऑफ इंटरव्यू होगा वो नॉट वो मतलब उतना सिमिलर नहीं होगा उन बच्चों से जो मतलब ऑब्वियसली तुम्हारे साथ मतलब हैं अभी, मतलब उन्होंने वहां पे पहले काम नहीं किया है अगर, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंस रहता है। तो वो सब रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है थोड़ा इफेक्ट होता है। एंड फिर बात आई सिनॉप्सिस की, तो सिनॉप्सिस ठीक है, मैं फॉर्चुनेट इनफ थी कि सिनॉप्सिस आई, मतलब पहले तो उतना, जैसे पिछली बार तो आई भी नहीं थी, तो हम्म। आई ठीक है। प्रिपरेशन मैं साथ साथ कर रही थी क्योंकि अभी मुझे कोर में मतलब अच्छा खासा इंटरेस्ट है, मैं मुझे इस तरफ ही जाना था, मतलब एनालॉग डिजिटल में ही जाना था। तो मैं पढ़ाई कर रही थी कि ठीक है अगर इधर चीजें नहीं भी ऐसे जाती हैं तो कुछ टाइम के बाद या तो कोई अपॉर्चुनिटी हो तो मैं एटलीस्ट अपनी तरफ से उसके लिए रेडी रहूं। या फिर जैसे हम लोग जो कोर वाले बच्चे होते हैं वो गेट के लिए भी फिर सोचते हैं कि ठीक है अगर हम्म। मुझे यहाँ से ये चीज नहीं मिलेगा, बट अगर मेरे लिए मेरा गोल डिफाइंड है तो मैं देखूंगी कि क्या और ऑप्शंस हैं। तो मैंने जब टीआई एफटी के लिए भी यहाँ से जा चुकी थी तो फिर मैंने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं इसमें क्या क्या कर सकती हूँ। तो मेरे पास तीन चीजें थी बेसिकली, कि या तो कोई कोर कंपनी हमारे कॉलेज में विजिट कर जाए, तो उस चीज के लिए मुझे प्रिपेयर रहना है। दूसरी चीज कि अगर मुझे कोई भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वेल प्रिपेयर्ड रहूं, ताकि मतलब क्योंकि ऑफ कैंपस में चीजें थोड़ी तो टफ होती हैं कंपैरेटिवली, तो वहां पे अगर तुमको स्टैंड करना है औरों के बीच में तो तुमको अपने आप पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा।
तो एक वो चीज होती है। और तीसरा चीज जो था मेरे लिए कि ठीक है, अगर इधर से मुझे नहीं मिलता है तो मैं ट्राई करके गेट में अच्छा स्कोर लाने का कोशिश करूंगी, और अगर वहां से मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एमटेक मिल जाता है तो ठीक है, मैं उधर के लिए जाऊंगी। क्योंकि मेरे केस में ऐसा था कि मुझे जाना इस तरफ ही था, मतलब मेरे लिए ये थोड़ा क्लियर था कि ठीक है, जाना है तो इधर ही जाना है। तो उस टाइम मैं पढ़ाई कर रही थी, फॉर्चुनेटली आ गया सिनॉप्सिस, तो फिर ठीक है, वो और चांस मिल गया ओए के बाद। तो चीजें अच्छी पॉजिटिव नोट पे मतलब रह गई। तो हाँ, ये एक अच्छा था, मतलब लक प्लस टाइमिंग का हेल्प रहा, तो चीजें होंगे वो अच्छे होंगे। सिनोप्सिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक आपको सिनोप्सिस और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के इंटरव्यू में कोई डिफरेंस मिला या फिर सिमिलर ही था? आ, देखो, वैसे तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत लोगों का थोड़ा अलग अलग भी जाता है। मैं अपने केस का जैसे अगर बात करूं, तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि उन्होंने एक नॉर्मल इंट्रो से स्टार्ट किया। फिर मेरे रिज्यूमे में टीआई का मेंशन था, तो उन्होंने पूछा उसके बारे में। ऑब्वियसली पहला वही था कि यहाँ पे क्या सीन था करके। तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरा ये प्रोजेक्ट था। और उस टाइम में क्या होता है कि जब तुम दूसरी कंपनी के इसमें बैठे हो, तुम एक दूसरी कंपनी के बारे में बात कर रहे हो, तो तुमको बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक वे में चीजें वहां पे प्रेजेंट करनी है, ऐसा मुझे मतलब वहां पे लगा था। क्योंकि उनको ये भी नहीं लगना चाहिए कि तुम उधर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, और उनको ये भी नहीं लगना चाहिए कि अगर किसी जगह से तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो तुम उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो वो वे में तुमको जानना है कि मुझे यहाँ पे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, मैंने ये चीजें सीखी, और अभी अगर मुझे इन फ्यूचर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसको इस वे में वहां पे अप्लाई कर सकती हूँ। ताकि उनको ऐसा लगे कि तुम एक जगह में चाहे तुमने 2 महीने ही काम किया, तुमको फ्यूचर के लिए कोई चीज नहीं भी वहां से मिला, बट तुमने चीजें सीखी है, अगर वो तुम्हें हायर करते हैं तो वहां से सीखी चीजों को तुम वहां पे अप्लाई कर पाओगे। तो एक ये चीज तुमको मेंटेन करना है। क्योंकि सिनॉप्सिस में उन्होंने जब ये क्वेश्चन किया, मैंने आंसर किया, तो उनका फिर पहला जो एक ये था, वो उनका बहुत ही क्लियर था कि वहां पे तुमने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया उससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वो उनका अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है, मैं ज्यादा उसकी कॉन्फिडेंशियल चीजें पूछूंगा भी नहीं। हाँ, तुमने क्या क्या चीजें सीखी है उससे मुझे जरूर मतलब है, तो तुम वो चीज ये करो। तो वो ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया कि ये चीजें थी। उसके बाद फिर जब टॉपिक की बात करो तो इसमें भी सिमिलर था, आरसी सर्किट से स्टार्ट हुआ था। आरसी हम्म। सर्किट के कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे मेरे से। उसके बाद फिर सिनॉप्सिस में ये होता है तुम्हारा, वो लोग सीमॉस पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, सीमॉस डिवाइस फिजिक्स। ये दो चीजें मतलब खास करके जिस टीम में मेरा था, मतलब जो इंटरव्यू करने के लिए आई हुई थी, वो उसका मेन ये था कि मतलब सीमॉस वाला पार्ट और जो तुम्हारा डिवाइस फिजिक्स वाला पार्ट, इसके ऊपर उनको ज्यादा चीजें पूछनी थी। तो उन्होंने मेरे से वही सीमॉस पूरा ही एक मतलब होता है उसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक रीजन वाइज कैसे कैसे काम करता है, तो 20 मिनट तो उस पर ही डिस्कशन चला। फिर उसी से रिलेटेड उन्होंने कुछ चेंजेस करके अलग अलग तरह के वेव्स वगैरह लगा के वो सब क्वेश्चंस किए। और मुझसे तो नहीं पूछा था, बट बहुत लोगों से डिवाइस फिजिक्स में भी जाके उन्होंने अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस किए थे। फिर तुम्हारा लॉजिक सर्किट्स वगैरह पे, इन सब चीजों पे क्वेश्चंस थे। थोड़ा वो डिजिटल भी पूछते हैं। लाइक टीआई में क्या है कि अगर वो एनालॉग रोल के लिए आ रहे हैं तो वो स्पेसिफिक टू एनालॉग रहते हैं बहुत ज्यादा। बट हम्म। इसमें ऐसा था कि ये मिक्स्ड सिग्नल पे काम होता है, तो इनका मतलब डिजिटल के भी क्वेश्चंस थे। जैसे उन्होंने मुझसे एक मक्स को लेके एक सर्किट बनाई थी, एक इनपुट का वेव बना के दिया था, और मेरे को बोला था कि वेव प्लॉट करो जो आउटपुट में है। तो एक हम्म। इस तरह का सवाल थे। फिर तुम्हारे एसटीए पे सेटअप टाइम, होल्ड टाइम, इन चीजों पे थोड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हम्म। ये एक चीज रहती है। और मतलब टीआई का जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो स्टार्टिंग उसका सिमिलर ही था, मतलब आरसी सर्किट से ही स्टार्ट हुआ था। और वो लोग मॉसफेट में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मतलब ऑब्वियसली वैसे ही रहते हैं, उनके भी मॉसफेट के क्वेश्चंस रहते हैं। वो ओपैम्प में भी बहुत अच्छे लेवल पे जाते हैं। हम्म। सिनॉप्सिस में जितना मैंने या मेरे फ्रेंड्स ने इंटरव्यू दिया, तो मुझे एक चीज लगा कि शायद ओपैम्प वाले पार्ट में वो उतना ज्यादा नहीं जा रहे थे। टीआई वाले उस चीज में थोड़ा सा ज्यादा जाते हैं। ये मॉसफेट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, मॉसफेट में पूरे डिवाइस लेवल पे चले जाते हैं एंड अदर चीजें। तो ये एक डिफरेंस थोड़ा सा था। बट ऐसा है कि अगर तुम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, ये तो हो गया कि इंटरव्यू में कैसी चीजें जा रही हैं। हम्म। वो अगर तुमने सब चीजें कवर कर रखी हैं, ओपैम्प भी कर रहे हो, मॉसफेट भी कर रहे हो, क्योंकि तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम सब कुछ करोगे ऑब्वियसली। हम्म। तो फिर ये दोनों चीजों के लिए वो फिर सिमिलर ही रहता है कि मतलब थोड़ा सा वो तुम 1-2 दिन इंटरव्यू के पहले देख लो कि वो स्पेसिफिक क्या पूछती है वो कंपनी। कुछ अगर वैसा टॉपिक है जो उन लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो तुम प्रिपेयर कर सकते हो। बट ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वो सिमिलर है, मतलब वो तो है।
दोनों में ही हेल्पफुल है। सिनॉप्सिस के पहले आप पीडब्ल्यूसी के इंटरव्यू में अपेयर हुई और वहां पे आपकी जॉब लग गई। फिर सिनॉप्सिस आती है, आप सिनॉप्सिस में अपेयर होती है, सिनॉप्सिस में भी हो गया। लेकिन अगर आपको वीएलएसआई इंडस्ट्री में ही आना था तो कंसल्टेंसी की कंपनी में अपेयर होने का क्या मतलब रीजन क्या था उसके पीछे? अ, इसको इस आंसर को भी करने का मैं दो वे में आंसर करूंगी। एक तो पहली चीज होती है कि जब तुम कॉलेज में होते हो तो तुम एज अ स्टूडेंट हो, तुमको दोनों चीजें देखनी है कि अगर मैं यहाँ से फोर्थ ईयर के बाद निकलती हूँ तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। ठीक है, मैंने एक प्लान बनाया है कि मुझे वीएलएसआई में जाना है, मेरे पास ये रास्ते हैं जिसके थ्रू मैं जा सकती हूँ। बट कुछ चीजें होती है ना कि उतनी सर्टेन नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं टीआई के लिए इंटर्नशिप के लिए भी गई थी तो कहीं ना कहीं एक होप एंड प्लानिंग तो था कि ठीक है ये पीपीओ कन्वर्जन होगा, चीजें इसमें में मिलेंगी। बट हमेशा वो उतने रिदम में चलेगा इसकी कोई ऐसा गारंटी नहीं होती है। तो एक प्लान, नॉट प्लान बी, बट कह सकते हो कि तुम एक वो होके चलते हो कि ठीक है ये ऑप्शंस हैं तो फिर देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो हाँ, कह सकते हैं कि मेरे लिए पीडब्ल्यूसी का वो थोड़ा सीन था कि एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी के लिए भी मैंने वो चीज थोड़ा ऑप्ट किया। क्या इन सब कंपनी लाइक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, सिनोप्सिस या फिर मतलब अदर भी जो है वीएलएसआई इंडस्ट्री कंपनीज, तो उसमें सिलेक्शन के लिए सीजीपीए और प्रोजेक्ट मैटर करता है या फिर नहीं करता है? सीजीपीए का देखो उतना ज्यादा सीन नहीं रहता है। सीजीपीए तो मैं नहीं बोलूंगी कि उतना ज्यादा होता है। खास करके टेक्सास में उसमें सीजीपीए से उतना फर्क नहीं पड़ता है। बट कुछ कुछ कंपनीज इवन फॉर सिनॉप्सिस ही जो ओए का सिलेक्शन होता है, अगर उसमें वो कभी कभी क्राइटेरियाज लगा देते हैं कि इतने सीजी के ऊपर है तभी हम उसको ये करेंगे, तो वहां पे सीजी वाला थोड़ा सा आ जाता है। क्योंकि देखो ओए का सिलेक्शन तुमने जितना भी यहाँ पे देखा होगा वो उतना सर्टेन नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इवन अगर मैं अपने ही केस में बात करूं तो अगर ओए की जो भी लिस्ट आई जिसके बाद मुझे ये चांस मिला, अगर वो लिस्ट अलग होती तो हो सकता है फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट भी अलग होती। तो ओए का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है हम ओए है बस रिटन टेस्ट है ऐसे ही निकाल लेंगे, बट वो चीज वैसा नहीं है। वो बहुत ज्यादा तुम्हारा लक, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे साथ होना चाहिए तो तुम्हारा ओए में नाम आएगा और तभी तुम अपने मेरिट को ऑब्वियसली शोकेस कर पाओगे। तो वहां पे फैक्टर सीजी वाला आ जाता है कभी कभी कि 8+ को ही मैं ये करेंगे या फिर 7.5+ को करेंगे, तो एक वहां पे फैक्टर रहता है सीजी का। तो आपकी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में आपके लर्निंग रिसोर्सेज और प्रैक्टिस रिसोर्सेज क्या थे? लाइक आपने कहाँ कहाँ से चीजें पढ़ी, कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस किया, क्या क्या कैसे किया? मैंने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था विश के टाइम से पहले से। हमारा गर्ल्स के लिए टीआई का एक विश प्रोग्राम होता है तो उसके पहले से स्टार्ट किया था। तब उतना तो पता नहीं था कि कैसे जाएगा, कितना क्या होता है। तो सबसे स्टार्ट में मैंने एनालॉग स्टार्ट किया तो उमेश ढांडे का एक लेक्चर आता है, वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। तो हम्म। उस टाइम में उससे स्टार्ट किया तो उसमें, और तभी अपना कोर्स का भी चल रहा था एनालॉग का, तो ठीक है वहां पे थोड़ा हेल्प होता था, वहां से देखा। लेकिन उससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था ऑब्वियसली, यूट्यूब ही देखना पड़ता था। तो उमेश ढांडे से स्टार्ट किया, फिर विश वाले में ठीक है जो भी रहा। उसके बाद छुट्टियां हुई, फिर हम इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करने लगे। तब हमने प्रिपेयर करा था रजावी। तभी मैंने पढ़ा था पूरा। रजावी की सीरीज है यूट्यूब में कि हम्म। रजावी 1 रजावी 2 करके सीरीज है, हम्म। वो मैंने उस टाइम में पढ़ा था। और हिमांशु भैया का जो प्लेसमेंट का ये था, मैंने उस टाइम में वही ज्यादा पढ़ा था। उस टाइम में चैंपियन टी इतना नहीं कर पाई थी। फिर बाद में आने के बाद चैंपियन टी का ऐसा है कि वो बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है, बहुत ही अच्छा है ऑब्वियसली। तो वहां से फिर उससे भी मुझे हेल्प मिला। और लेकिन मेरे केस में मैंने इंटर्न के भी टाइम में और इवन प्लेसमेंट के भी टाइम में जो हिमांशु भैया का प्लेलिस्ट था ऑलमोस्ट वो पूरा ही देखा है। और उससे मुझे काफी हेल्प हुआ एक्चुअली एज अ मतलब जो तुम्हारे कंटेंट्स वगैरह थे, क्योंकि टाइम भी उतना ज्यादा नहीं होता है था। जब मैं आई थी उसके बाद इंटरव्यू था इसके इंटर्न के बाद तो 20-25 डेज जैसे रहते थे। तो उस टाइम में उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ हिमांशु भैया वाली प्लेलिस्ट से। तो वहां से था रजावी, वो हो गया, चैंपियन टी हो गया। तो मेनली ये 3 चीज ही थी एनालॉग के लिए जो मैंने किया था। और डिजिटल के लिए मैं गेट का प्रिपेयर कर रही थी तो फिजिक्स वाला का मैं ऐसे ही देखती थी, तो वहां से फिर देखा था। डिजिटल के लिए उतना ज्यादा नहीं किया था एनालॉग वाले का।
आपने बात की चैम्पियन टीचर की, तो उनकी एक प्लेलिस्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंसेज करके। हम्म। तो उसमें टोटल हाँ लेक्चर्स है 60 के अराउंड में। तो क्या सारे लेक्चर्स देखने कंपलसरी है, या फिर हम अगर बात करें 34 35 लेक्चर्स देख के भी काम चल सकते देखो, क्या होता है कि तुम जैसे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस है, ठीक है, तुम जब उसका स्टार्ट करोगे तो तुम जो कॉन्सेप्ट मेन होता है ना कि आरसी सर्किट में कब कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, तो वो लेक्चर से उतना मायने नहीं रख रहा है। जब तुम स्टार्टिंग के 15-20 लेक्चर को खत्म करोगे और एक्चुअली में तुम्हें समझ आने लगेगा कि मतलब कैसे काम करता है कैपेसिटर, कैसे काम करता है रजिस्टर, कैसे बैट कब अगर मैं बैटरी के साथ सिर्फ कैपेसिटर लगा दूं तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा, मैं रजिस्टर को ला दूं तो कैसे बिहेव करेगा, मैं इंडक्टर को भी ला दूं तो कैसे बिहेव करेगा। तो वो चीज जो तुम्हारा डेवलप होगा वो बाय क्वेश्चन डेवलप होगा। लेकिन मेन है कि तुम स्टार्टिंग में जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें स्टार्टिंग के 15 लेक्चर में वो थोड़ा समझ आ जाएगा, 15-20 लेक्चर में, मतलब मुझे स्पेसिफिक नंबर अभी नहीं याद है, बट वो एक तुम्हें समझ आ जाएगा कि चीजें कैसे 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 काम कर रही हैं। तो फिर एक पॉइंट के बाद जाके तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि मतलब क्या मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि अभी मैं लेक्चर छोड़ के सीधे क्वेश्चंस कर सकता हूँ, या फिर पूरा ये करना है। बट अगर तुम्हारे पास टाइम है, जैसे कोई बच्चा है जो भी थर्ड ईयर, तुम लोग जैसे टाइम अभी तुम लोग स्टार्ट अगर करो और तुम्हें जाना है फाइनली प्लेसमेंट के लिए बैठना है, तो मैं जितना सजेस्ट करूंगी कि अगर तुम कर सको जो भी उसका इलेक्ट्रिकल साइंस का कोर्स है या फिर एमयूई का जो पूरा कोर्स है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो हाँ, मतलब अगर कोई कर सकता है तो हेल्पफुल होगा। सो अगर एक मतलब स्टूडेंट अभी जस्ट स्टार्ट करे, तो उसके लिए एक सब्जेक्ट फ्लो क्या होना चाहिए, मतलब किस फ्लो में उसको सारी सब्जेक्ट्स करनी चाहिए? मतलब एनालॉग के लिए, एनालॉग बेसिकली डोमेन। एनालॉग के लिए ना। ओके, तो अगर तुम सब्जेक्ट का की बात करते हो तो तुम्हारे उसमें दो चीजें हैं, एक तो एनालॉग है, एक जो थोड़ा कंट्रोल सिस्टम से हमें हेल्प, उसमें बहुत सारी चीज का मिलता है, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम का भी सारा पार्ट नहीं है जो कि रिक्वायर्ड होता है, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन अगर तुम हो ऐसे कोई है जो यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहा है, मतलब प्रिपेयर करने का भी दो तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि कोई कोई पेड कोर्स लेके पढ़ रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल हिमांशु भैया का ही तुम एग्जांपल ले लो। अब दो बच्चे हैं, एक है जिसने हिमांशु भैया का या फिर किसी भी जगह का जहां से भी वो पेड कोर्स उसको जहाँ पे भी ट्रस्ट है वहां से वो लेके पढ़ रहा है, तो वो लोग तो पूरे वे में मतलब वो करके रखते हैं। तो उसमें उन्होंने कंट्रोल सिस्टम की भी वो चीजें डाल रखी हैं जो रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिकल साइंस की भी वो चीजें डाल रखी हैं जो रिक्वायर्ड है। एनालॉग में मतलब एनालॉग में फिर तुम जब घुसते हो तो वो फिर चैप्टर हो जाता है, मतलब मॉसफेट है, उसके पहले बीजेटी वाला पार्ट्स है, फिर तुम्हारा ओपैम्प का पार्ट आता है। तो उसमें फिर वो ठीक है, अगर कोर्स स्ट्रक्चर में जैसे है वो उसी अकॉर्डिंग चल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहा है और उसने कोई कोर्स नहीं खरीद रखी है, तो उसके केस में मैं ऐसा बोलूंगी कि पहले तो अगर तुम्हें बहुत अच्छे लेवल पे चीजें समझनी है, यूट्यूब पे जो अवेलेबल है उसमें से तुम एक चैंपियन टीम, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है उसका वो, तो वहां से तुम जा सकते हो। दूसरा, रजावी की चीजें फॉलो कर सकते हो। और तीसरा, हिमांशु भैया का भी बढ़िया है, तो वहां से भी कर सकते हो। उसमें पहले इलेक्ट्रिकल साइंस करो, कैपेसिटर रजिस्टर जितना है उसको समझो, उसके सर्किट्स को प्रैक्टिस करो। कंट्रोल सिस्टम उस टाइम में ही तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम का उसमें क्या होता है कि जो पहले जो टाइम डोमेन में जब एनालिसिस हो रही होती है तो पूरा मतलब चीजें वहां तक फिर समझ आ जाती है। यूट्यूब के केस में ऐसा है कि चैम्पियन टी, हिमांशु भैया, रजावी, ये तीन चीजें हैं जिसको तुम फॉलो कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल साइंस से स्टार्ट करना है, उसमें जो भी मतलब रजिस्टर कैपेसिटर वाले जितने भी हैं पहले तो वहां से स्टार्ट करो, फिर इंडक्टर की चीजें समझो। फिर उसमें एक आता है कि जब तुम फ्रीक्वेंसी डोमेन में घुसते हो या फिर बोर्डे प्लॉट वगैरह वगैरह वाली चीजें आती है, तो फिर कंट्रोल सिस्टम आ जाता है एक्सेल में, फिर तुमको वो जानना पड़ेगा, वरना उसके बिना तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो एग्जैक्ट लेक्चर नंबर मुझे नहीं याद, बट उसमें ऐसा होगा कि जब तुम स्टार्टिंग में चीजें समझ रहे हो तुम्हें समझ आ रहा होगा, बट एक पॉइंट पे तुम्हें फील होगा कि तुम्हें थोड़ा कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर्ड है। तो तुम वहां की चीजें तुम्हें, या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि तुम पहले से ही कंट्रोल सिस्टम पढ़ रखे हो फिर इलेक्ट्रिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम पूरा फ्लो में जा सकते हो। अदरवाइज जहां तक तुम्हें वहां तक समझ आ रहा है फिर तुम कंट्रोल सिस्टम वाले पार्ट को समझो, सीखो और फिर से इसमें आ जाओ। तो कंट्रोल सिस्टम एक तरह का प्रीक्विजिट है, वो तो तुम्हें चाहिए होगा, मतलब पूरे इलेक्ट्रिकल साइंस को समझने के लिए। उसके बाद फिर आता है एनालॉग वाला पार्ट। उसमें बीजेटी, मतलब मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, मतलब नहीं घुसते इंटरव्यूअर्स तो बीजेटी के पार्ट में नहीं घुसते हैं।
वो मॉसफेट से ही स्टार्ट करते हैं। तो मॉसफेट या फिर ओप एम्प, इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन कि इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट ज्यादा किस चीज में है या फिर वो क्या पूछना चाहता है, तो वो चीज रहता है। तो फिर मॉसफेट का सारा पार्ट कर लो। मॉसफेट में भी फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड अदर थिंग्स हैं, तो फिर तुमको फिर से वही प्रीक्विजिट वाली चीजें लगेंगी। तो अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है कंट्रोल सिस्टम वगैरह, तो तुम्हें चीजें आसानी से समझ आएंगी। फिर ओपैम्प आता है, ओपैम्प में भी वही सब सारी चीजें हैं। तो वो एक होता है कि बेसिक चीजें हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल साइंस और जो तुम्हारा ये है कंट्रोल सिस्टम है, ये अगर तुम्हें एनालॉग को बहुत अच्छे लेवल पे जानना है, मतलब एक तो हुआ कि ठीक है तुमको पता है कि मॉसफेट है तो ये कॉमन सोर्स होगा, कॉमन ड्रेन होगा, कॉमन गेट होगा, इसमें ऐसे होता है। बट एक होता है कि अगर मैं तुम्हें कोई भी सर्किट दे रही हूँ तो तुम्हें समझ आ रहा है कि ठीक है करंट का फ्लो कैसा रहेगा, वोल्टेज का फ्लो कैसा रहेगा, कहाँ पे चीजें किस वे में होंगी, किस नोड पे क्या चेंजेस हो रहा होगा। तो तुमको अगर ये चीज अपना डेवलप करना है इंट्यूशन की, सर्किट देके तुम्हें चीज समझ आए, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल साइंस वाली जो चीजें हैं वो किसी को भी थोड़ा करके फिर उस चीज में जाना चाहिए, तो वो ज्यादा थोड़ा हेल्पफुल हो। So at last, I am so thankful to you that you have given us your precious time, and thank you so much for coming on an ITL blogger. Thank you.